कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? अगेन आई एम हियर बट विथ ए सरप्राइज टुडे, एंड माय सरप्राइज इज माय स्वीट लिटिल गोकू। ये अभी अभी मैंने अमेजोन से मंगवाया है। इसके देखिए, सुपर थीन बन गया होगा ये। और ये देखिए इसको, क्या खूबसूरत है ये। देखिए, है बाल देखिए इसके आप। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, इसको मैंने असेंबल किया है अभी। इसके प्यारे प्यारे शूज़ हैं, देखिए ब्लैक कलर की। ये इसकी गर्दन यहाँ से मैंने अटैच की है, और आप देख ही रहे हैं इसकी क्या खूबसूरती है। पीछे से इसको सेट कर दिया है। तो आज ये भी हमारे साथ स्टडी करेगा, काम है यहाँ में यहाँ के साथ। ओके, पसंद आया आपको? थैंक यू। सो माय स्टूडेंट्स, माय डियर, मेरे प्यारे बच्चों, लॉक्स, लॉक्स मीन्स ताले। तो लॉक्स नेवर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट ए की। सिमिलरली, God never gives problems without solution. Only we need to have patience to unlock them. यानी भगवान हमें परेशानियां जरूर देता है, लेकिन वो सलूशन भी देता है। हमें उन सलूशंस को पेशेंस के साथ ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। तो दुनिया में हर परेशानी का अंत जरूर होता है। सो लास्ट टाइम इन M10 we have discussed the force between two parallel current carrying conductors. तो अब दो का हो गया, पर यू नो वेरी वेल इंसान कभी रुकता नहीं है। वो चाहता है कि वो कुछ नया करे, आगे और जाए। तो उसने चार ले लिए। अब बोले मैं चार लूंगा। ये देखो, 1 2, ये 3, और एक इधर का 4। तो क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल। ये देखो, ऐसा, ये ऐसा रेक्टेंगल बन गया। ये क्वाइल बन गई हमारी। क्वाइल में भी सर्कुलर और में भी रेक्टेंगुलर क्वाइल। ओके, so that coil, we are providing current to the coil, and then we suspend the coil in a uniform magnetic field. तो हम देखते हैं कि coil को टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ है। coil ऐसे घूम गई। टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, राइट? कितना टॉर्क लगेगा, वी हैव टू फाइंड। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ coil का। दिस इज माय coil, एंड नेम भी दे देता हूँ इसको, P Q R S, and it is carrying current I in anti-clockwise direction. करेक्ट? तो जैसे इसको कॉइल कॉइल को एक हम करंट देंगे, then magnetic field sets up around the coil due to the current. Now another magnetic field we are giving, तो दो magnetic field हो जाएंगे। When two magnetic fields are there, two vector quantities, then you know very well a resultant is there, and the coil moves in the direction of resultant magnetic field due to torque. तो टॉर्क कैसे यहाँ प्रोड्यूस होगा, पहले हम देखते हैं। सो सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है, ये देखिए। हियर ऑल्सो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। एंड हियर वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। हियर ऑल्सो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ओके, सो दिस इज और मैग्नेटिक फील्ड हुआ कैसे ये भी बता दूं आपको। अगर आप, this is north and this is south, so magnetic field is from north to south. You can use the diagram of NCERT also. Now what happens, current is there and magnetic field is there, and we know that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. सबको पता है। तो ये कंडक्टर है करंट कैरिंग। सपोज इसकी लेंथ में L मान लेता हूँ, and breadth is B. Now this PQ experiences a force perpendicular to this,
F1, here it experiences a force F2, here it experiences a force F3, एंड हियर थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूँ जरा, अच्छा नहीं लग रहा है ना। कोई भी चीज़ जो है अच्छी जगह हो तो अच्छी लगती है, तो सेंटर में ले रहा हूँ यहाँ। दिस इज बी एंगल थीटा, ठीक है बच्चों, एंड दिस फोर्स इज हियर F4. नाउ व्हाट हैपन्स, F2 and F4, they are equal and opposite, so they cancel out. But F1 and F3, they are equal, but they have different line of actions. So they makes a couple, and couple produces a torque, and the coil deflects टन में ऐसे करके। तो कितना टॉर्क लगेगा वो हम पता लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, कंसीडर से शुरू करेंगे हमारा प्यारा। कंसीडर ए कॉइल, कॉइल कौन सी, PQRS, in which L equal to length of coil, B equal to breadth of coil. So A is equal to L into B, that is area of cross section of coil. Okay, this is my M11 मैग्नेटिज्म का 11th वीडियो है। और मैंने आपसे कहा नहीं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और दूसरे अपने स्कूल के फ्रेंड्स को जो भी 12th में हैं या जो इन पे इंटरेस्ट रखते हैं उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को कहिए, ठीक है। सो कंसीडर ए कॉइल PQRS in which L equal to length of the coil, ये लेंथ ऑफ द कॉइल ले ली, and B equal to breadth of the coil, and A is area of cross section. अब इसमें करंट दे रहे हैं हम, ठीक है। हाँ भाई गोकू, समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो अब आ रहा है ना, देखते रहो, बीच में पूछते रहना। इट इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? इट इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब जैसे इसमें करंट देंगे हम, आई करंट, व्हेन आई बी द करंट, व्हेन अच्छा नहीं लग रहा है ना, इफ करता हूं, if I be the current flowing through the coil, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ यार, जगह बना लेता हूँ प्यारे बच्चों। Then what happens? Magnetic field is already there, and when current flowing through the coil, then coil experiences a force, मतलब हर कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Then force experienced by each conductor is F1, F2, F3 and F4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब ये अलग अलग है, सभी एक ही नहीं कर रहे हैं। हियर F2 इक्वल टू माइनस F4, देखिए नीचे है और ये ऊपर है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, और लेंथ भी सेम है। इट मीन्स देयर मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, sorry, their force is same and opposite, so they cancel out. Therefore F2 plus F4 इक्वल टू 0, तो ये तो खत्म हो गया।
अब बचे कौन, F1 और F3. So we have to find what is the value of F1 and what is the value of F3, and F1 equal to, देखो F1 अब याद है आपको, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर फार्मूला था ILB sin थीटा. ILB यानी मैग्नेटिक फील्ड sin 90. So F1 equal to ILB and similarly F3 यानी F1 और F3 सेम है. जब दो फोर्स सेम होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस तो वो कपल बना लेते हैं. As F1 and F3 are similar but unlike and having different line of LINE है, H नहीं है, line of action, hence, अरे यार स्पेलिंग तो सही लिखा था, hence they constitute से couple, क्या बनाएंगे बच्चों वो, couple, hence they constitute से couple. So a torque acts on the coil. So a torque acts on the coil which deflects the coil. अगर कपल बना, कपल मतलब दो फोर्सेस और नेट फोर्स जीरो है यहाँ, क्योंकि F1 और F3 इक्वल है. जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तब तक टॉर्क लगेगा ही नहीं भाई, ये हमेशा याद रखना. ओके, तो नेट फोर्स तो जीरो है तो टॉर्क निकालना है. वी नो टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं हम. टॉर्क क्या होता है, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, आर इंटू एफ. आर यानी perpendicular distance from axis of rotation and F is the magnitude of either force because both forces are equal. तो F तो है मेरे पास, तो मेरे पास R नहीं है. क्या नहीं है मेरे पास, R. तो मैं R निकालूंगा. पहले मैं लिख देता हूं, we have F equal to ILB, that is magnitude of either force. Equation 1 है, ये equation 2 है. Now we have to find R. R is arm of the couple or distance from the distance of perpendicular distance from axis of rotation. तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, मान लो मैंने PS ले लिया है, PS. ओके, तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है मेरा, F4 नहीं सॉरी F3, और यहाँ कौन सा लग रहा है मेरा F1. ओके, अब कई बच्चे कहेंगे सर वो तो यहाँ पॉइंट सेंटर में लग रहा है. अरे नहीं मेरे बच्चों, नहीं, ये फोर्स हर जगह लग रहा है, हर जगह, हर पॉइंट पे लग रहा है ये, और ये भी हर पॉइंट पे लग रहा है, हर पॉइंट पे लगेगा ये. यहाँ भी हर पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ भी हर पॉइंट पे, तभी तो कैंसिल हुआ है. ओके, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces. Okay, now you know very well this is your magnetic field and it is making an angle theta. तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, ये भी थीटा हो गया, हो गया ना थीटा. अब जब ये दो एंगल थीटा हो गए तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, ये देखो डिस्टेंस निकालते हैं. ये तो आपको निकालना ही नहीं, आपको ये निकालना है. एंड व्हाट इज PS, PS इज ब्रेथ. ओके, तो मैं ये निकालने वाला हूँ. एंड ट्रायंगल कौन सा है, PSO सपोज, राइट. तो मैं लेता हूँ, जरा देखिए, ये मिटा देता हूँ.
इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये काम का है मेरे, और इसकी अब जरूरत नहीं, सो आई कैन erase it. So from here, in right triangle, which triangle? OSP. OSP अच्छा नहीं लग रहा होगा. PSO. So I am taking cos theta. Why cos theta? मुझे ये निकालना है, और थीटा के साथ वाला है बेस होता है. क्या होता है? बेस. So cos theta is equal to base upon hypotenuse. And what is base here? This one. R and hypotenuse यानी 90 डिग्री के सामने वाला ये B. So R is equal to B cos theta. Question number 3. सब तैयार हो गया. प्याज कट गए, पोहे बढ़िया हो गए, सब चीजें तल ली. अब तीनों को मिलाएंगे कढ़ाई में, बढ़िया पोहे तैयार. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3. करेक्ट बच्चों? सो टाउ इज इक्वल टू, अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि R क्या होता है? Arm of couple, and F is magnitude of either force. और एक और बात बताऊं, टाउ इज ए वेक्टर, ये होता है R क्रॉस F. सो टाउ इज इक्वल टू RF साइन 90 है ना, इसीलिए 1 हो गया, इसलिए RF आया है ना, जादू से नहीं आ गया. सो टाउ इज इक्वल टू R और F की वैल्यू. R is B cos theta and F is ILB. अब इनको बोला चलो यार तुम जरा ढंग से जम जाओ, तो जमा दिया इसको. ILB B cos theta. ओके. अब जैसे L इंटू बी देखा, सो वी नो वेरी वेल व्हाट इज L इंटू बी. अरे एरिया. सो टाउ इज इक्वल टू IAB cos theta. Now just tell me, in a coil we have only single turn. अरे नहीं भाई, कॉइल में बहुत सारी टर्न्स होती हैं. तो जब बहुत सारी टर्न्स होती हैं तो हमें n टर्न्स लेना पड़ेगा. तो फॉर n टर्न्स लेंगे. क्या लूंगा मैं? फॉर n टर्न्स. फॉर n टर्न्स tau is equal to NIAB cos theta. ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लेता हूँ मैं. तो ये समझ में आ गया आपको? अच्छा लगा? अरे नहीं नहीं, गोकू कुछ कह रहा है. क्या बात है बेटा गोकू? बोलो बोलो. ओह, ये ठीक नहीं है. दिस इज रॉन्ग. वाई? ओहो, वेरी गुड, तुमने सही आंसर दिया. मतलब तुम देख रहे हो. बच्चों तुम बताओ ये डेरिवेशन करेक्ट है या नहीं? गोकू ने बताया दिस इज नॉट करेक्ट. वाई दिस इज नॉट करेक्ट? Tau is a vector quantity, and in a vector quantity always there is a cross product, यानी sin थीटा आना चाहिए और यहाँ cos आ रहा है. ये तो गलत हो गया. अब डायग्राम मिटा दिया मैंने, गलती कर दी. फिर भी आपको बता देता हूँ क्या किया है मैंने. दिस वॉज B थीटा एंगल, याद है? नाउ हियर वी ड्रॉ ए नॉर्मल n unit vector which makes an alpha with the direction of magnetic field. नॉर्मल कैसे डाला? ऐसे ये डाला है. तो वो इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा. ओके. सो ड्रॉ ए नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. आपका जो डायग्राम था ना उसमें ये नॉर्मल बना लेना है ना बच्चों, बाकी तो बना ही है. सच दैट थीटा प्लस अल्फा इज 90, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये एंगल बी से अल्फा बना रहा है, और ये देखो ये इससे अल्फा बना रहा है और बी थीटा बना रहा है, और टोटल मिलके 90 होगा. ये टोटल 90 होना चाहिए, राइट? So theta plus alpha 90 है, and we have to find theta. So theta is equal to 90 minus alpha, but we need cos theta. So cos theta is equal to, this is also cos 90 minus alpha.
एंड व्हाट इज 90 माइनस अल्फा कॉस? हाँ बोलो, यस, शाबाश, साइन अल्फा. So cos theta is sin alpha and we are going to put here. This is my question number 5. Okay बच्चों. So from equation 4 and 5, from equation 4 and 5, tau is equal to NIAB sin alpha. अब ठीक है ना? ठीक है दोस्त? हाँ अब ठीक है. But NIA is also a very significant term, as NIA equal to M, that is magnetic dipole moment. If you remember, then in electrostatics, when electric dipole is there, in the derivation always P comes, P any electric dipole moment. And in magnetism, you know very well, magnetism does not appears only due to one pole, it appears only due to two poles, north and south. तो ये dipole, हर coil भी dipole है. तो when it is dipole, we should need a dipole moment. तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दूसरा फार्मूला, एक हमने पहले भी किया था, याद होगा आपको. अरे कॉइल के टाइम में एनआईए ही आया था वो भी, राइट. एनआईए तो यहाँ रख देते हैं हम. टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा. व्हाई इट इज नीडेड? एक्चुअली टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो ये दो वेक्टर आ गए. So tau vector is equal to m vector cross b vector. ये मैंने कैसे किया, अगर नहीं पता तो बता दूं आपको, कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब एन यूनिट वेक्टर भी होता है, ये लिखना पड़ता है. सो दिस इज द फार्मूला फॉर टाउ एक्सपीरियंस्ड बाय ए कॉइल placed in a uniform magnetic field. But when theta or alpha is there, always we have to apply special discussion or special cases. So special discussion means, suppose आपकी जो कॉइल थी, ये कॉइल थी और ये कॉइल का प्लेन है एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के पैरेलल है. कैसा है? पैरेलल है या 90 डिग्री है. तो हम एक बार पैरेलल लेके चलते हैं. पैरेलल में क्या होता है? वी हैव टू सी इफ plane of coil is parallel to the direction of applied magnetic field. मैं दो करता हूँ, यानी थीटा इक्वल टू 0 हो गया एंड अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90, बिकॉज अल्फा इज क्या होगा आपको याद है? थीटा इज 90 माइनस अल्फा. ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तो अल्फा 90 माइनस थीटा हो गया. सो हियर आई एम यूजिंग टाउ इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, या एन आई बी ए कर लेता हूँ. ज़्यादातर बच्चों को ये एन आई बी ए पसंद आता है. बोले यहाँ आपने एम तो किया नहीं था. एन आई बी ए cos 0 and cos 0 is 1. So this is NIBA, that is maximum torque. It means you will get maximum torque when plane of coil is parallel. ये पहली बार हो रहा है ऐसे, नहीं तो परपेंडिकुलर में होता था. And here we use tau is equal to MB sin 90. Sin 90 is 1. तो MB आया, यानी MB भी वही होता है NIBA. एक्चुअली इसको बीना भी कहते हैं. देखो बीना, BIN, बीना. बीना एक स्टेशन है ग्वालियर के पहले. सो इट इज मैक्सिमम टॉर्क एंड दिस इज द केस ऑफ
radial magnetic field. This is the case of radial magnetic field. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और पूछा ही जाता है बच्चों. देखो फिर बता रहा हूँ. When plane of coil is parallel to the direction of applied magnetic field, so theta is 0 and alpha is 90 and tau is maximum. So tau is maximum when radial magnetic field is available. And for radial magnetic field, we need concave pole pieces of magnets. याद रखना ये पूछते हैं. नॉर्थ और साउथ ऐसे होते हैं, ये कॉन्केव. यहाँ दिख नहीं रहा क्या? यहाँ ले लेता हूँ नीचे, क्योंकि ये पूछा जाता है. फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, पोल पीसेस शुड बी कॉन्केव. तो ये अगर कॉइल है तो कॉइल को हर तरफ से क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे पास थ्रू the coil from every portion, and so magnetic field is here linked with the coil and tau is maximum. But suppose plane of the coil is perpendicular, तो थीटा 90 हो गया और अल्फा क्या हो गया? 0. So this is 90 and cos 90 is 0, no torque, and sin 0 is 0. It means no torque is experienced by the coil. तो coil को अगर आपको torque experience कराना है प्यारे बच्चों, so what you need always, the plane of the coil should be parallel and then tau is maximum. When coil placed in a uniform magnetic field, net force is 0 and tau is maximum. अब अगर coil ऐसे मुड़ गई ये और रुक गई, उस समय नेट फोर्स भी 0 होगा और टाउ भी 0, क्योंकि टाउ अगर लग रहा होता तो ये अभी आगे पीछे होता, ये नहीं हो रहा. एंड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाउ इज नॉट अवेलेबल बिकॉज नेट फोर्स इज नॉट 0. अब आप कहोगे सर इसको पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? अरे बहुत शानदार चीज है ये. देखो गोकू, आपको समझ में आया? आया. क्या है बताऊं? क्वाइल ले लो आप, क्वाइल को एक सर्किट से कनेक्ट कर दो और एक मैग्नेटिक फील्ड दे दो, मतलब पोल पीसेस रख दो इसके आसपास. एक पोल यहाँ रखा और एक पोल यहाँ. ओके, नाउ सर्किट को ऑन करो तो कॉइल में करंट फ्लो होगा. जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होगा ये मूव करेगी, तो इसके साथ एक पॉइंटर लगा दो एंड एक स्केल. तो पॉइंटर स्केल पे मूव करेगा और आपको बता देगा कितनी करंट फ्लो हो रही है या करंट फ्लो हो रही है या नहीं. इसने हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाकर दे दिया. यानी this is a device now to determine the flow of current in a circuit, presence of current in a circuit. और उसके बाद उसके दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की. एक वोल्ट मीटर हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और एक एमीटर लड़की हुई जो करंट मेजर करती थी. तो देखा, इस कॉइल ने हमें गैल्वेनोमीटर तक पहुंचा दिया है. यहाँ जो करंट हम देते हैं कॉइल में वो सर्किट का करंट दे दो. ओके, तो आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा. तो हमारे प्यारे गोकू को भी समझ में आ गया. वो देखो कितना खुश है. आपको फिर से एक बार दिखाएं पर सेन को हमारे. ये देखो कितना प्यारा शूज है इसका. ये देखो आगे से भी. मेरे पास और भी सुपर सेन है, अमेजोन से मंगवाए हैं, तो मैं आपको दिखाता रहूंगा. तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट. घर पर ही रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, माता पिता से प्यार लें, प्यार दें, खुश रहें, जीवन का आनंद उठाएं. और जीवन में कुछ नहीं रखा है. थैंक यू बच्चों.